हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आइए देखिए, मैं आज आपको अध्याय 7 सीआरपीसी का बताने जा रही हूँ, जो कि है कि चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। क्या है कि कह रहा है कि चीजों को पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में है, जो कि धारा 91 से 105 तक दी गई है। अब क्या है कि ये कई पार्ट में है, तो पहला पार्ट है पेश करने के लिए सम्मन। क्या है, दस्तावेज के बारे में है इसमें। तो इसमें क्या है कि चीजें पेश करना अर्थात दस्तावेज के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, जो कि ये बिहार में भी आया है तो और आगामी परीक्षाओं में आता रहता है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है कि वस्तुओं को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया संबंधी सीआरपीसी के प्रावधानों को समझाइए। क्या है, कह रहा है वस्तुओं को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया संबंधी से जो दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध सीआरपीसी में जो उपबंध दिए गए हैं वह समझाइए। वस्तुओं को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया, ठीक है। क्या है कि वस्तुओं को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने वाली प्रक्रिया संबंधी सीआरपीसी के प्रावधानों को समझाना है। आइए देखिए, हम थोड़ा इसको तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करते हैं, फिर डिटेल में चलेंगे। तो क्या है, अध्याय 7 है, धाराएं 91 से लेके 105 तक है। क्या है, चीजों पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएं। यह अध्याय मुख्यतः दस्तावेजी जो साक्ष्य है उसके प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। क्या कह रहा है, अध्याय 7 है वह दस्तावेजी जो साक्ष्य है उसको प्रस्तुत करने से संबंधित है, जबकि जो अध्याय 6 था पूर्ववर्ती, वह हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएं थी। अध्याय 6 क्या था, तो बताया था कि हाजिर होने के लिए विवश होने के लिए आदेशिकाएं थी, जबकि वो 61 से लेके 90 तक था। अब क्या है, ये अध्याय 7 है, ये 91 से लेके 105 तक है, चीजों को पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएं। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे कि क्या है, 4 पार्ट में भाग ये बटा हुआ है। तो पहला पार्ट क्या है, तो पहला है कि पेश करने के लिए सम्मन के बारे में है कि का है, पेश करने के लिए सम्मन के बारे में धारा कौन सी है, खाली 91 है, 91 ही है पेश करने के लिए सम्मन के बारे में। अब क्या है कि 91 और 92 भी है, ये 2 धाराएं हैं, 91 और 92 है। फिर क्या है कि तलाशी वारंट, इसके बारे में प्रावधान कहाँ है, ख है, तो ये 93 से लेके 98 तक तलाशी वारंट के बारे में प्रावधान है, 93 से लेके 98 तक। फिर ग है तलाशी संबंधी साधारण उपबंध, यह कहाँ है, 99 से लेके 101 तक है, 99 से 101 तक। फिर क्या है, प्रकीर्णन उपबंध है 102 से 105 तक। क्या है, 4 भागों में यह अध्याय बटा है। पहला क्या है, पेश करने के लिए सम्मन 91 और 92 में है। फिर है भाग 2, यह तलाशी वारंट के बारे में है, यह 93 से 98 तक है। फिर तलाशी संबंधी साधारण उपबंध के बारे में प्रावधान है, यह 99 से लेके 101 तक है। फिर प्रकीर्णन उपबंध है, ये 102 से लेके 105 तक है। अब 91 में कह रहा है कि कौन कौन है, तो कहता है 91 में दस्तावेज या अन्य चीजों को पेश करने के लिए सम्मन के बारे में है। क्या है, दस्तावेज या अन्य चीजों को पेश करने के लिए सम्मन के बारे में है। क्या कह रहा है कि जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी, अब कौन कौन है, तो बताया कि क्या है कि न्यायालय है और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, मतलब क्या है कि इसको एसएचओ भी कहते हैं, या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। 91 में कौन कौन है, तो न्यायालय है और क्या है कि थाने का भार साधक अधिकारी क्या करता है, लिखित आदेश द्वारा
यह समझता है कि जांच, अन्वेषण और विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के समक्ष हो रही किसी दस्तावेज या अन्य चीजों को पेश किया जाना आवश्यक या समझीना। कौन कौन? तो बताया कि न्यायालय और एसएचओ लिखित यह समझता है कि अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयों के लिए कोई दस्तावेज जो संहिता के अधीन पेश किया गया है या कोई चीज जो संहिता के अधीन पेश किया गया है उसकी जो है आवश्यकता है या वांछनीय है, तो ऐसे व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में से ऐसे दस्तावेज या चीज का विश्वास है कि उसका ऐसा नाम उस न्यायालय उस संबंध में ऐसे अधिकारी को लिखित आदेश देगा। बताया कि लिखित आदेश देगा, किस बात का? लिखित आदेश देगा और उसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस दस्तावेज या चीज को न्यायालय में पेश कर दे। अब कौन कौन सी बात है? तो सम्मन कौन जारी कर सकता है? तो बताया कि न्यायालय और पुलिस थाने का भार सहायक अधिकारी दोनों जारी कर सकता है। प्रयोजन या उद्देश्य क्या है और कब है, और फिर कह रहा है किसके नाम से जारी किया जाएगा, क्या अभियुक्त को भी जारी किया जा सकता है। ये सारी चीजें इंटरव्यू में भी पूछती है और एग्जाम में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, आजकल ट्रेंड चल गया है छोटी छोटी क्वेश्चन पूछने का, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है कि सम्मन कौन जारी कर सकता है, प्रयोजन या उद्देश्य क्या है और कब जारी किया जाता है, फिर क्या है कि किसके नाम से जारी किया जाता है, क्या अभियुक्त को भी जारी किया जा सकता है, यह अध्याय अभियुक्त के विरुद्ध लागू नहीं होता है। क्या कह रहा है कि यह अध्याय जो है अभियुक्त के विरुद्ध लागू नहीं होता, अर्थात अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत, अध्याय के अंतर्गत जो दस्तावेज या चीज है उसे पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब इसके बारे में प्रावधान कहाँ है? तो जब हम देखते हैं कि आर्टिकल 20(3) है, उसमें जो है आत्म अभिसंशयन का सिद्धांत है, उसमें जो है यह प्रावधान किया गया है। अब संबंध में क्या आदेश होगा, यह चौथा पार्ट है। कौन सा दस्तावेज होगा, पांचवा पार्ट है। और इस धारा के अपवाद सम्मन के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। मतलब कह रहा है इस धारा के अपवाद अर्थात सम्मन किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, इसके बारे में। या फिर क्या है कि जारी सम्मन के अपालन का क्या परिणाम होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें यह बताया गया है कि सम्मन किसको जारी होगा, प्रयोजन क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, कब जारी होगा, किसके नाम से जारी होगा, क्या अभियुक्त के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। क्यों? आर्टिकल 20(3) का प्रभाव के तहत। फिर कह रहा है कि सम्मन में क्या आदेश होगा और कौन सा दस्तावेज होगा जिसको पेश करने के लिए कहा जाएगा। और फिर कह रहा है इस धारा के अपवाद अर्थात सम्मन किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जाएगा। और फिर है कि सम्मन के अपालन करने पर उसका क्या परिणाम होगा। आइए देखिए कि कौन जारी कर सकता है। तो बताया कि कोई भी न्यायालय लिखा है, कोई न्यायालय या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। अब क्या है कि कोई न्यायालय का मतलब है कि कोई भी दांडिक न्यायालय, ठीक है, या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। अब उद्देश्य पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या होता है। बताया ना, दूसरा क्वेश्चन था कि उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो कह रहा है कि जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई को क्या है कि अन्वेषण, जांच, विचार या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन से कोई दस्तावेज या अन्य चीज को पेश किए जाना वांछनीय है, आवश्यक है। तो सम्मन जारी करने की शक्ति न्यायालय की विवेक की शक्ति है, अर्थात न्यायालय आवेदन जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। क्या कह रहा है कि अन्वेषण, जांच, विचारण के प्रयोजन से कोई दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना वांछनीय है, आवश्यक है। तो जो है न्यायालय ऐसा आदेश, लिखित आदेश जारी कर सकता है। लेकिन कह रहा है कि यह जो न्यायालय का आदेश है वह जो है विवेकी है, अर्थात उसे जारी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक केस आई थी डी बिरैया बनाम के बिरैया 1998 के CRLJ में। यदि मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित नहीं है बल्कि पुलिस के पास अन्वेषण के लिए है तो सम्मन जारी नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है?
कि डी वीरैया बनाम के वीरैया के मामले में कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट के पास लंबित नहीं है बल्कि पुलिस के पास अन्वेषण के लिए है तो यह समन जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि मामले का संज्ञान किया जा चुका है तो वह 173(8) के तहत अन्वेषण किया जा रहा है तो कर सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट के पास मामला लंबित नहीं है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, समन जारी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो जो है मामला संज्ञान हो चुका है और 173(8) के तहत अन्वेषण जारी है तो वह समन जारी कर सकता है। अब जो है किसके नाम से जारी किया जाएगा, उस व्यक्ति के नाम से जिसके कब्जे या सख्ती में ऐसा दस्तावेज या चीज है। क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति के नाम से जारी होगा जिसके कब्जे या सख्ती में वह दस्तावेज या चीज है। ठीक है, और इसी में मैंने बताया था कि अभियुक्त के विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जाएगा। गुजरात राज्य बनाम श्यामलाल मोहन लाल चौकसे, गुजरात राज्य बनाम श्यामलाल मोहन लाल चौकसे AIR 1965 तथा KL सेठी मैसूर राज्य AIR 1975 CRLJ के मामले में कहा गया था कि अभियुक्त को समन जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सम्मानित व्यक्ति के हाजिर होने या चीजों को पेश करने की अपेक्षा की जा सकती है। क्या कह रहा है, गुजरात राज्य बनाम श्यामलाल चौकसे के मामले में तथा KL सेठी बनाम मैसूर राज्य के मामले में कहा गया था कि जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि सम्मानित व्यक्ति के हाजिर होने और चीजों को पेश करने के लिए अपेक्षा की जाती है। फिर केस आया था महाराष्ट्र राज्य बनाम काठी कालू अगौड़ का केस था, इंपॉर्टेंट केस है। AIR 1961 के मामले में यदि ऐसा किया जाता है तो विचारण को रिजू नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे संविधान के जो अनुच्छेद 20(3) है उसका उल्लंघन होता है। कह रहा है कि अगर अभियुक्त को जारी किया जाता है तो यह जो है जो विचारण है वह सही नहीं माना जाएगा, उचित नहीं माना जाएगा क्योंकि इससे जो संविधान के 20(3) है उसका उल्लंघन होता है। फिर क्या कह रहा है, सम्मन में क्या आदेश होगा, तो सम्मन में यह आदेश होगा कि निर्दिष्ट व्यक्ति सम्मन में वर्णित समय या स्थान पर ऐसा दस्तावेज या चीज को पेश करे या उपस्थित हो और पेश करे। क्या कह रहा है कि यह आदेश होगा कि जो निर्दिष्ट व्यक्ति है सम्मन में वर्णित समय या स्थान पर उपस्थित हो और वह दस्तावेज या चीज को पेश करे या उपस्थित हो। कौन सा दस्तावेज, तो कह रहा है जो मामले में प्रमाणित करे या फिर साक्ष्य विधि के तहत सुसंगत हो। अब दस्तावेज कौन सा होगा, तो बता रहा है कि जो मामले में प्रमाणित करे या साक्ष्य विधि के अंतर्गत सुसंगत हो। फिर एक केस आया था परमेश्वरी देवी बनाम राज्य AIR 1977 के मामले में यह कहा गया था कि यह ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दस्तावेज या चीज के कब्जे में होना इनकार करता है तो न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज या चीज को अपने कब्जे में होने से इनकार करता है तो उसे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, और न ही शपथ पत्र पर यह कहने के लिए विवश किया जा सकता है कि उसके कब्जे में ऐसा दस्तावेज या चीज नहीं है और न ही उसका क्रॉस एग्जामिनिंग ही कहा जाएगा। परमेश्वरी देवी के मामले में कहा गया था अगर कोई व्यक्ति इंकार करता कि उसके कब्जे में ऐसी चीज है तो उसे न तो विवश किया जाएगा कि शपथ पत्र दे दे और न ही उसकी क्रॉस एग्जामिनिंग प्रतिपरीक्षा ही की जाएगी। निम्नलिखित स्थितियों में यह लागू नहीं होता है। कौन कौन सी, तो जो एविडेंस एक्ट की धारा 123, 124 है या बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम के तहत बैंकिंग जो दस्तावेज है उस पर, डाक तार प्राधिकारी के अभिरक्षा में ऐसी चीज के दस्तावेज पर जिसके लिए 92 के तहत विशेष प्रावधान है। क्या कह रहा है, जो किन किन पर लागू नहीं होता, तो एविडेंस एक्ट की धारा 123, 24 पर, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम के तहत बैंकिंग दस्तावेज पर, या डाक या तार प्राधिकारी के अभिरक्षा में ऐसे किसी दस्तावेज पर जो कि इसके अंतर्गत धारा 93 में विशेष प्रावधान किया गया है। अब कह रहा है कि जो सम्मन है उसके अनुपालन का प्रभाव क्या होगा, तो कह रहा है कि CRPC की जो धारा आप देखेंगे 349 के तहत 7 दिन के जो है कारावास, 7 दिन से अनधिक का कारावास है। और फिर जब IPC की धारा 175 के तहत आरोपित किया जा सकता है
कह रहा है कि जो सीआरपीसी की धारा जो है 349 है, उसके तहत 7 दिन के कारावास से 7 दिन के कारावास से या फिर आईपीसी की जो धारा 175 है उसके अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को उसके तहत आरोपित किया जा सकता है। अगर लोक सेवक की मांग किया गया है मांग पर, तो वह 1 माह का दंड का प्रावधान है, लेकिन अगर न्यायालय की मांग करता है तो 6 माह का कारावास है। क्या कह रहा है, जो समन है उसका अनुपालन किया जाता है, उसका पालन नहीं किया जाता तो सीआरपीसी की धारा 349 के तहत 7 दिन से अनधिक का कारावास और आईपीसी की धारा 175 के तहत आरोपित किया जा सकता है कि लोक सेवक अगर मांग करता है दस्तावेज की तो 1 माह और जब न्यायालय मांग करता है तो 6 माह के दंड का प्रावधान है। एसएचओ लिखित आदेश द्वारा ऐसे दस्तावेज को पेश करने के लिए विवश कर सकता है और समन जारी करने का अधिकार केवल न्यायालय को है। क्या कह रहा है कि जो एसएचओ है वह लिखित आदेश द्वारा दस्तावेज पेश करने के लिए विवश कर सकता है, लेकिन जो सम्मन जारी करने का अधिकार है वह केवल न्यायालय का है। आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको, तो देखते हैं 91 में क्या कहता है। अब उसी को जो है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि दस्तावेज या अन्य चीजों को पेश करने के लिए सम्मन। जब कभी कोई न्यायालय पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के समक्ष हो रही किसी दस्तावेज या किसी अन्य चीज को पेश किया जाना आवश्यक तथा वांछनीय है, तो वह उस व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या चीज होने का विश्वास है तो उसके नाम ऐसा न्यायालय में सम्मन या अधिकारी क्या करेगा, लिखित आदेश द्वारा या अपेक्षा की जा सकती है कि उस सम्मन या आदेश में उल्लेखित समय या स्थान पर पेश करे या हाजिर हो या पेश करे। क्या कह रहा है कि जब कोई न्यायालय या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यह समझता है कि कोई भी दस्तावेज अन्वेषण, जांच, विचारण के लिए आवश्यक या वांछनीय है, तो कह रहा है कि इस संहिता के अधीन वह क्या करेगा, दस्तावेज या चीजों को पेश करने के लिए जो है ऐसे व्यक्ति को जिसके के कब्जे या शक्ति में वह दस्तावेज है पेश करने के लिए न्यायालय क्या करेगा, सम्मन जारी करेगा। फिर कह रहा है कि और जो अधिकारी मतलब एसएचओ की बात कर रहा है, वो क्या करेगा, लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि वह जो सम्मन या आदेश में उल्लेखित समय या स्थान पर वह व्यक्ति क्या करे, ऐसे चीज या दस्तावेज को पेश कर दे या हाजिर हो और पेश करे। फिर इसकी उपधारा कह रही है 2 कि यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने की अपेक्षा की गई है और ऐसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय दस्तावेज या चीज को पेश करा दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने जो अपेक्षा है उसका अनुपालन कर लिया है। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है कि स्वयं हाजिर नहीं होकर वह क्या करता है कि वह दस्तावेज या चीज जिसके लिए अपेक्षा की गई है हाजिर करा देता है, तो क्या होगा, तो कह रहा है कि मान लिया जाएगा कि उसने जो अपेक्षा की गई है उसका पालन कर दिया गया है। फिर इसकी जो तीसरा खंड है वह कहता है कि यह जो प्रावधान है यह कुछ किसी बात पर नहीं लागू होगी, किन किन बातों पर, तो कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 123 और 124 है उस पर लागू नहीं होगी। तो एविडेंस एक्ट की जो धारा 123 और 24 है उस पर लागू नहीं होगी। या फिर बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 है उस पर भी प्रभाव नहीं डालेगी। या फिर कह रहा है कि डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई पत्र, पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या कोई पार्सल है या चीज है उस पे भी लागू नहीं होगी। क्या कह रहा है, डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में, कस्टडी में अगर कोई पत्र है, पोस्ट कार्ड है, तार है, अन्य दस्तावेज है या कोई पार्सल है या कोई चीज है उस पे भी यह लागू नहीं होगी। आइए एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं।
क्या कह रहा है कि ये जो अध्याय है यह दस्तावेजों के रूप में दस्तावेजों पर ही लागू होता है, जबकि अध्याय 6 हाजिर होने के लिए आदेशिकाओं से संबंध में है। ये 4 भागों में बांटा गया है। पेश करने के लिए सम्मन 91-92, तलाशी का वारंट 93 से लेकर 98, तलाशी संबंधी साधारण उपबंध 99 से 101, प्रकीर्णन उपबंध 102 से 105। फिर क्या है कि 91 में यह कौन कौन जारी करता है, तो न्यायालय या सचिव जारी करता है, न्यायालय सम्मन जारी करता है या सचिव लिखित आदेश जारी करता है। फिर कौन कौन से प्रश्न है, सम्मन कौन जारी कर सकता है, तो बताया था कि न्यायालय या जो एसएचओ है दोनों जारी कर सकता है। न्यायालय क्या करेगा, सम्मन जारी करेगा, लेकिन जो एसएचओ है लिखित आदेश जारी करेगा। फिर कह रहा है प्रयोजन या उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन से कोई दस्तावेज या अन्य चीज को पेश किया जाना वांछनीय या आवश्यक है, तो क्या करेगा, ऐसा जो सम्मन है वह जारी करेगा। लेकिन कह रहा है कि जो सम्मन जारी करने की न्यायालय की शक्ति है वह विवेक की शक्ति है, न्यायालय को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब कह रहा है कि अगर डी बिरैया बनाम के बिरैया के मामले में अगर न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है, अन्वेषण की स्थिति में है, तो वह क्या करेगा, सम्मन जारी नहीं करेगा। लेकिन अगर संज्ञान हो गया है और 173 के खंड 8 के तहत अन्वेषण किया जा रहा है, तो वह जारी कर सकता है। अब कह रहा है किसके नाम से, तो कह रहा है जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में वह दस्तावेज या चीज है उसके नाम से जारी होगा। फिर एक केस आई थी गुजरात राज्य बनाम श्यामलाल चौकसी का, और के एच सेठी बनाम मैसूर राज्य का। इसमें कहा गया था कि जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध जारी नहीं होगा, यदि जारी होता है तो कह रहा है कि अभियुक्त है उसके विरुद्ध जारी नहीं होगा, क्योंकि संबंधित व्यक्ति को हाजिर करने या चीजों को पेश करने के लिए अपेक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र बनाम काठी कालू के मामले में कहा गया कि विचारण अगर जारी किया जाता है तो विचारण दूषित होगा और 20 अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा। फिर कह रहा सम्मन में आदेश क्या होगा, तो जिस व्यक्ति के शक्ति या कब्जे में ऐसा दस्तावेज है उसको निर्दिष्ट व्यक्ति को वर्णित समय या स्थान पर वह दस्तावेज या चीज को पेश करने या उपस्थित होने के लिए आदेश दिया जाएगा। कौन सा दस्तावेज, तो कह रहा है जो मामले में प्रमाणित हो या साक्ष्य विधि के अंतर्गत सुसंगत हो। फिर क्या परमेश्वरी देवी के मामले में कहा गया था कि जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसा दस्तावेज नहीं है तो उससे शपथ पत्र नहीं लिया जाएगा और न ही उसका क्रॉस एग्जामिनिंग करा जाएगा। फिर कह रहा है कि ये जो धारा है 91 ये कुछ प्रावधानों पर लागू नहीं होती। वह कौन कौन से प्रावधान है, तो कहता है एविडेंस एक्ट की जो धारा 123 और 124 है उस पर, और जो बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम है उसके तहत जो बैंकिंग दस्तावेज है या डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई पत्र है, पत्रिका है, पार्सल है, उन पे लागू नहीं होता है। फिर कह रहा है कि जो सम्मन है उसका अनुपालन मतलब उसका पालन नहीं किया जाता या अनुपालन किया जाता है तो क्या दंड मिलेगा, तो सीआरपीसी की धारा बताए 349 के तहत 7 दिन से अनधिक का कारावास और आईपीसी की धारा 175 के तहत